तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। और आज फिर से मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज का जो क्रम है, जो वीडियो का क्रम है, वो फिर से मैं 11th-12th का जो बुक है उसका अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर लेकर सामने हाजिर। तो आपको पता है कि कौन सा बुक हम लोग देख रहे हैं। इस बुक को हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो 11th और 12th के लिए होता है, प्रिस्क्राइब है बिहार सरकार की तरफ से, उसको हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये दोनों क्लास के लिए मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। आज सिर्फ थोड़ी सी बातों को कर मैं आगे बढ़ूंगा और अपनी बात, और हम लोग अगले लेसन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है वो 1 और 2 जो चैप्टर था वो क्लास 11th के लिए था। जो इंग्लिश, हाउ इंग्लिश बिगेन और इंग्लिश डाउन द एजेज, ये आपका 2 चैप्टर जो था वो 11th के लिए था। तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा जो था आपका ओल्ड इंग्लिश, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद चौथा चैप्टर जो था मिडिल इंग्लिश, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गया हूँ और वो है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है मॉडर्न इंग्लिश। और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है यह चैप्टर है फॉर 12th क्लास स्टूडेंट के लिए, बिकॉज ये ऑलरेडी प्रिस्क्राइब 12th के लिए ही है। 11th क्लास के लिए स्टूडेंट भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी की हुई वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में, ताकि सबको इसका लाभ और फायदा मिल सके। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया हुआ है कि बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार, क्लास 11th और 12th दोनों क्लास के लिए एक ही बुक है। रेनबो उस पर भी लिखा है, यह भी रेनबो का हिस्सा है, लेकिन बुक का जो नाम है वो क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और ये चैप्टर है 5। इसके पहले हम लोग 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और वो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है और उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही यह हेल्पफुल होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। और जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है मॉडर्न इंग्लिश, मतलब आधुनिक इंग्लिश। और इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले वाले जो हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश देखा था, जिसका 4492 टू 1066 टाइम पीरियड था, और 1150 टू 15 तक था आपका मॉडर्न मिडिल इंग्लिश का। और जो है मॉडर्न इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है वो आपका है AD 15 टू ऑनवर्ड, मतलब उससे आगे, यानी कि 15वीं शताब्दी जो कंप्लीट होता है वहाँ से लेकर और अब तक, उससे आगे तक, यानी कि अब तक जो है वो हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे थे, देख रहे थे और देख रहे हैं। उसी का आज जो है हम लोग विस्तार से इस बुक के चैप्टर को हम लोग पॉइंट वाइज, स्टडी वाइज, ठीक है, ऐसे देने के लिए बहुत सारी बातें दिया है आपके चैप्टर में, लेकिन जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका देखते हैं हम लोग कि क्या आपका इसमें दिया हुआ है और क्या कह रहा है। तो आप देखिए, इसमें लिखा गया है कि मॉडर्न, ये इंग्लिश इज द 15th सेंचुरी स्टिल नाउ इज कॉल्ड द मॉडर्न इंग्लिश। 15th सेंचुरी से लेकर अब तक के इंग्लिश को जो हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। इट इज नाउ प्रैक्टिकल टू द डिवाइड इनटू द पीरियड ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश 1 और 2। अब कह रहा है कि प्रैक्टिकल यह हो गया, इसको मॉडर्न इंग्लिश 1 और 2 कहा जा रहा है। इसके पहले भी मैंने चर्चा किया है, पहले के भी वीडियो में, कि इसको, क्योंकि जब लंबा टाइम पीरियड किसी चीज़ का हो जाता है तो उसको समझने के लिए, बुझने के लिए, कहाँ से कहाँ तक उसका कार्य रहा, क्या डेवलपमेंट हुए, उसको बांट देना बहुत जरूरी होता है। तो मॉडर्न इंग्लिश को भी दो आपका जो है 2 टाइम पीरियड में बांटा गया, एक इंग्लिश 1 और 2, ठीक है। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्यों हुआ, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ द सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल ड्यू टू मॉडर्न इंग्लिश 1 और 2। इसको हम लोग लाइन पीरियड, आपका टाइम पीरियड ज़्यादा भी हो गया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश आपका जो है, इसमें जो भी डेवलपमेंट हुए, सोशल, सामाजिक, टेक्निकल, आपका टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, सॉरी यहाँ छूट गया है, पॉलिटिकल बहुत जो है आपका डेवलपमेंट हुआ। और इसीलिए डेवलपमेंट हुआ, इसको स्टडी करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने इसको 2 भागों में कहा, एक आपका मॉडर्न इंग्लिश 1 और मॉडर्न इंग्लिश 2। तो आज जो भी डिस्कस हम लोग करेंगे मॉडर्न इंग्लिश में, वो 1 हिस्से का करेंगे। बिल्कुल लास्ट में इस चैप्टर में बताया गया है कि 2 में क्या डिस्कस करना है और क्या हम लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर सिंपल रीजन द सोशल डेवलपमेंट टेक्निक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड आउटसाइड द इंग्लैंड एंड इन द लास्ट 500 ईयर हैव अफेक्टेड द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ इंग्लिश। और कह रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि यह 15 सेंचुरी जो है हम लोग जो है 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21 सेंचुरी चल रहा है, तो उस समय से लेकर अभी तक जो है वो आपका 500 ईयर हुआ। तो इस समय से उस समय से लेकर अब तक 500 साल तक जो है स्ट्रक्चर जो है उसका बनावट जो है इंग्लिश का यूजेज जो है वो बहुत इफेक्टेड हुआ, बहुत जो है आपका प्रभावित हुआ है, चेंजेज हुआ है, उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। तो 1 और 2 हो गया। अब कह रहा है कि ये आपका 500 ईयर जो है इफेक्टेड स्ट्रक्चर एंड यूजेज, स्ट्रक्चर एंड यूजेज, और इसी के कारण जो है अब कह रहा है कि इंग्लिश को क्या कौन कौन से नाम से पहचान मिली जब यह ज़्यादा फेमस हो गया। तो कह रहा है कि इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज, ठीक है, पावर हाउस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसको कहा जाने लगा, क्योंकि इसी समय इसके बाद से बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ ही। मिडिल इंग्लिश से हम लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत किस किस आपका जो है किस किस भाषा से किस किस देश से कुछ वर्ड को इंग्लिश में लाया गया, इंग्लिश में आपको इंक्लूड किया गया उसको समझने के लिए, डेवलप करने के लिए। लेकिन यह मिडिल इंग्लिश के बाद मॉडर्न इंग्लिश में काफ़ी चेंजेज हो गया इसमें, ठीक है, बहुत डेवलपमेंट इसका हुआ। और इसकी पहचान जो होने लगी वो किस रूप में, तो इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज के रूप में, और पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज इसके रूप में मॉडर्न इंग्लिश की जो है वो पहचान होने लगी। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इनविएबल पोजीशन, और इंग्लिश इतना डेवलप हो गया कि कह रहा है कि इनविएबल पोजीशन मतलब बहुत डीप गहरा पोजीशन इन वर्ड्स फॉरम, ठीक है, WORLD, यहाँ पर आपका WORLD वर्ड्स हो जाएगा। यहाँ विश्व में कह रहा है कि विश्व या वर्ल्ड फॉरम्स, कंफ्यूज कर रहा है, पोजीशन इन द वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड होगा यहाँ पर WORLD वर्ल्ड फोरम्स, मतलब विश्व के जो भी अच्छे अच्छे संस्थान है, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इसका यूज होने लगा, प्रयोग होने लगा। तब से इसका और भी डिमांड और भी इसका प्रचलन जो था वो बढ़ गया। और वो कौन कौन सा है आपका जो प्लेस है, जगह है, जैसे WHO आपका, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है स्वास्थ्य संबंधित, IMF, उसके बाद सार्क, उसके बाद ILO, ये कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे विश्व में। इसका जो भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो हो गया वो इंग्लिश हो गया, जिसके कारण इसकी और जो प्रसिद्धि हो गई, ये ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हैं यूजेबल लैंग्वेज हो गया। इनविएबल पोजीशन इन द वर्ल्ड फोरम्स ऑफ द WHO, IMF, सार्क, इतना। इन इंडिया इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल एंड सोशल एंड कमर्शियल पर्पस। लेकिन अब बात अगर इंग्लिश के हम लोग इंडिया की बात करें तो कह रहा है कि इन इंडिया इंग्लिश फॉर ऑफिस, इंग्लिश जो लैंग्वेज था वह ऑफिस के लिए था, सोशल के लिए आपका सोशल, और उसके बाद आपका जो था यहाँ पर कमर्शियल पर्पस के लिए जो था वो आपका यूज होने लगा और हो रहा था इंडिया में। इंडिया की बात हो कह रहा है, ठीक। और दूसरी बात एक और जोड़ा गया इसमें कि इंडियन क्विक लर्नर्स, अब कह रहे हैं कि इंडियन जो है हम लोग भारतीय जो हैं वह इंग्लिश के क्विक लर्नर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब दिक्कत हुआ, चाहे हम लोग समझने में कठिनाई हुआ, यहाँ पर जो है हम लोग क्विक लर्नर इसके रहे हैं इंग्लिश भाषा के, मतलब बहुत तेज़ी से सीखने वाले। इसके पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था, हम लोग क्यों क्विक लर्नर हैं? लर्नर क्विक इसलिए है कि इंडो यूरोपियन फैमिली से हम लोग आते हैं, और बहुत पहले से आप लोग देखते आ रहे हैं कि यूरोप से शुरू हुआ, ठीक है, इंडो यूरोपियन। तो इस हिसाब से जो था आपका इंडो यूरोपियन, मतलब कि हम लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और शुरू से ही हम लोगों ने देखा कि आपका ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश में भी इंडो यूरोपियन की चर्चा है। हम उस फैमिली से आते हैं, इंडियन जो है, और जिसके कारण हमारा इसका मतलब क्या है, नेबर की तरह, एकदम पड़ोसी की तरह संबंध रहा, जिससे हम लोग इस भाषा को सीखते रहे और आसानी से सीख जाते हैं। क्विक लर्नर हम इसके हैं। आगे और देखते हैं। अब कह रहा है कि इन इंडिया द नॉट सीरियसली चैलेंजिंग टास्क फॉर अस। अब कह रहा है कि इसमें अगर ऐसा देखा जाए तो इंडियंस आर क्विक लर्नर द लैंग्वेजेज एज द डिस्कस अर्लियर बिलोंग टू द सेम यूरोपियन फैमिली, इंग्लिश बीइंग द टॉट लर्न विद सीरियसनेस कंट्रीज। अब कह रहा है कि इशू था वो कहाँ कहाँ पढ़ाया जाने लगा सीरियस में, हम लोग सीरियस नहीं लिए, देख लीजिए। कह रहा है कि और कहाँ कहाँ पढ़ाया जाने लगा, तो कंट्रीज सच एज चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, एंड द इंडियन एडवांटेज ऑफ द नोइंग स्पीकिंग राइटिंग करेक्ट इंग्लिश विल ग्रेजुअली डिसअपीयर if the future generation of young India do not seriously take up with the challenging task the mastering as a world language। और कह रहा है कि ये सब देश जो थे इस भाषा को अपना कर आगे बढ़ने लगे, बहुत डेवलप करने लगे, और हम जो था इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, और इंग्लिश विल ग्रेजुअली डिसअपीयर, धीरे धीरे गॉन हो जाएगा अगर हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए तो। एंड इफ द फ्यूचर जनरेशन ऑफ यंग इंडिया डू नॉट सीरियसली टेक अप
द चैलेंजिंग टास्क द मास्टरिंग वर्ल्ड लैंग्वेज, इसको अगर नहीं लेता है तो हमें क्या होगी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक हो गया आपका इंडियन अफेयर्स क्विक लर्नर इंडो यूरोपियन फैमिली। मॉडर्न इंग्लिश डेवलपमेंट द हेल्प, अब कह रहा है कि हेल्प बाई, यहाँ पर बाई हो जाएगा। मॉडर्न इंग्लिश में और बहुत ज़्यादा मॉडर्न इंग्लिश को डेवलप करने का जो काम था वह क्या, उसके मतलब कि डेवलपमेंट में 4 चांद लगा दिया, और ज़्यादा क्या उसको जो था वो प्रोग्रेस में लाने का जो काम किया। तो हम लोगों ने देखा कि आपका 1476 में बाई विलियम कैक्सटन के द्वारा, ठीक है, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो यह बहुत ज़्यादा आपका जो था मॉडर्न इंग्लिश और ज़्यादा डेवलप हो गया। और ये आपका जो ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो हम लोगों ने देखा इंग्लिश का यह इन्वेंशन है, मेड इन इंग्लिश का, ठीक है। और उस समय से जाने लगा, जैसे हो भी क्यों ना, मान चलिए जो भी चीज़ इसके पहले लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, उसको मैन्युस्क्रिप्ट में हुआ करता था, हाथ से लिखना, किसी भी चीज़ को लिखना। लेकिन जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया, छपने की बात आ गया, तो कोई भी चीज़ जो था आसानी से, जैसे एक सिंपल एग्जांपल आप फोटोस्टेट का ले लीजिए कि एक पेज हमें लिखा हुआ अगर उस देख कर उसको लिखना हो, कॉपी करना हो हाथ से, तो कितना टाइम हमारा कंज्यूम करेगा, उतना सुपर लिखा भी नहीं पाएगा। लेकिन जैसे हम उसको फोटोस्टेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेम तो सेम हूबहू पेज जो है वो तुरंत हमारे सामने आ जाता है। तो इस हिसाब से था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था वो मॉडर्न मिडिल इंग्लिश में तो शुरू हुआ, मॉडर्न इंग्लिश में काफ़ी डेवलप हुआ है, ठीक है। और बहुत मॉडर्न इंग्लिश को डेवलप करने में, मतलब मॉडर्न इंग्लिश को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो मॉडर्न इंग्लिश डेवलपमेंट जो हुआ हेल्प बाय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से इसका ज़्यादा आपका जो था डेवलपमेंट हुआ। एंड द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, और तब जो था जाकर बहुत अच्छा एक एस्टेब्लिशमेंट मिल पाया हमारे इंग्लिश को, ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड रूप उसका मिल पाया, ताकि वो क्या हो सके स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन में, कि जो उसका वर्ड था स्पेलिंग वो और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे है, और मतलब कि हेल्पफुल रहा हमारे लिए। आगे और बढ़ते हैं, तो इसमें आपका जो दिया गया है, इट इज ऑल्सो अलाउड द अपॉर्चुनिटी टू मोर पीपल टू राइट एंड गिव वाइडर कैलकुलेशन देयर राइटिंग, बहुत लोगों को हेल्प किया है। दिस वाज द फैसिलिटेटेड बाय द राइज ऑफ लिटरेरी इन इंग्लैंड एंड बाय द एंड ऑफ द 17 एंड 18 सेंचुरी। और किस शताब्दी की यह बात है, तो 17 एंड 18 सेंचुरी की यह बात है जो ये काम हुआ। आगे और बढ़ते हैं, और जो मेन जो इसमें दिया गया था, 2 मेजर वेल नोन इवेंट्स इन यूरोप नेमली द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन हैड फ्रॉम रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेजेज। और दो जो था इस पीरियड का, इस समय का, दो चीज में बहुत गुण रहा। आपका दो इवेंट हुआ, कह रहा है मेजर इवेंट हुए, क्या क्या, एक आपका जो था देखिए यहाँ पर इन यूरोप 2 इवेंट्स, मोर इवेंट, एक हुआ रेनेसा आपका मतलब पुनः जागरण, और एक हुआ रिफॉर्मेशन मतलब उसका सुधार, चेंज करना है, पुनः जागरण यानी कि रेनेसा और रिफॉर्मेशन, ये दो बहुत बड़े आपका जो था ये यूरोप का जो था इंग्लिश में एक तरीके की क्रांति लाने के लिए, चाहे उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, यह बहुत दो इवेंट हेल्पफुल रहा मॉडर्न इंग्लिश के लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में वोकेबुलरी, आपका वोकेबुलरी जो होता है वह, ठीक है, इसका जो था वोकेबुलरी में क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे हम लोग ने मिडिल इंग्लिश में देखा कि वोकेबुलरी आपको जो था शब्द को जो था उसमें क्या चेंजेस हुआ, ग्रामर में क्या चेंजेस हुआ, उसी तरह हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में भी देखेंगे कि अब जो था आपका वोकेबुलरी उसमें क्या चेंजेस हुआ, और उसके बाद ग्रामर में क्या हुआ। वोकेबुलरी का मतलब शब्दकोश, शब्दों का समूह आप कह सकते हैं, एक साथ जब भी बहुत सारे शब्द जो रहते हैं। तो अब वोकेब में जो था, वोकेब में वो क्या चेंजेस हुआ उसको हम लोग देखते हैं किसमें, तो मॉडर्न इंग्लिश में। कह रहा है कि इंग्लिश वोकेबुलरी लेक्ड द वर्ड्स टू एक्सप्रेस द न्यू आइडिया। अब तो जो था इंग्लिश का प्रचलन बढ़ गया, मॉडर्न इंग्लिश जो था वो बिल्कुल रन करने लगा बहुत तेजी से, लेकिन इसमें शब्दों की कमी होने लगी, क्या करने के लिए, तो टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज, नए बातों को कुछ कहना है और समझना है, तो हम लोगों को क्या हुआ, बहुत सारे वर्ड का जो था आपका कमी होने लगा। अब जैसे अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में बहुत सारे भोजपुरी वर्ड की आवश्यकता है, ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भोजपुरी लाइन है कि अगर हम बोल दे भोजपुरी में तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, उसको हम लोगों को आपका भोजपुरी शब्द का ही प्रयोग उसमें करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में ऐसा हो भी रहा है और हम लोग करेंगे भी कि भोजपुरी के बहुत सारे शब्द डायरेक्ट जो था वो इंग्लिश में यूज होता है,
और करना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि भोजपुरी का अपना भाषा है, इंग्लिश का अपना भाषा है। हम लोग उसका डायरेक्ट जो ट्रांसलेट अगर मीनिंग कोई डायरेक्ट वर्ड जो ढूंढेंगे वह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो अब क्या हो गया, वो आपका वोकेबुलरी में जो था वो लेक होने लगा, वर्ड की कमी होने लगी, शब्द की कमी होने लगी टू एक्सप्रेस न्यू आइडिया को। तब क्या हुआ, तब एक फेज शुरू होता है, द न्यू आइडिया एंड द फेजेज ऑफ द रैपिड बोरोइंग। और तब एक टर्म चलता है, एक टर्म चलता है किसमें, मॉडर्न इंग्लिश में। क्या करने का भाई, तो उधार लेने का। और उधार लेने का मतलब क्या हुआ कि यह शब्द जो है वैसे बोला जा रहा है। जैसे मान चलिए हमारा एक क्षेत्र में समोसा को अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो हम लोग समोसा जनरल लिखते हैं। जलेबी बोलना होगा तो जलेबी को जलेबी लिखेंगे। बर्फी बोलना होगा तो बर्फी को बर्फी लिखेंगे। उसी तरह तो ये क्या हुआ, उधार शब्द होगा, डायरेक्ट हम लोग हिंदी में भोजपुरी में बोल रहे हैं और उसका प्रयोग जो क्या हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है। उसी तरह अब क्या, अब सिलसिला शुरू हुआ, अब फेजेज जो शुरू हुआ वो हुआ आपका किसका, वो ये बोरोइंग का, मतलब उधार लेने का जो था एक फेज शुरू हुआ। और तब उधार लिया गया कहाँ कहाँ से, यहाँ पर कुछ मैंने देश का कुछ भाषा का नाम लिखा है जहाँ से बोरोइंग इंग्लिश के लिए किया गया। तो एक था लेटिन, मतलब एक लेटिन से लिया गया, फ्रेंच से लिया गया, ग्रीक से शब्द लिए गए, इटालियन शब्द लिए गए। और यह सभी शब्द का जो है वो समावेश जो है इस बुक में दिया गया है, जो आप अपने बुक को खोलकर देख सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ इसमें जो है वो लिया गया है। इंग्लिश ऑब्जर्व, अब कह रहे हैं कि इंग्लिश ऑब्जर्व वर्ड्स फ्रॉम द ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेज इंक्लूडिंग द वर्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। तो ये जो एक कुछ अब जगह का आपका जो नाम इसमें दिया गया है, ऐसे पूरा लिस्ट इस बुक में दिया है, मैं आपको बता दूंगा। तो कह रहा है कि वर्ड जो लिए गए हैं वो तो ऑब्जर्व एंड इंग्लिश ऑब्जर्व, फिर इंग्लिश ने लिए वर्ड्स फ्रॉम द 15 डिफरेंट, लगभग 15 लैंग्वेजेज भाषाओं से, फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, अफ्रीका के और एशिया महादेश से के 15 भाषाओं से इंग्लिश ने जो था क्या किया, मॉडर्न इंग्लिश में वर्ड जो था वो लाए गए, इंक्लूड किए गए, उस लाए गए समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको देखने के लिए, ठीक है, जानने के लिए। और यह कब की बात है, तो यह बात आपका 16 to 17 सेंचुरी की बात है, जिस समय यह करना में यानी कि 15 डिफरेंट लैंग्वेजेज से जो था एशिया और अफ्रीका के इंग्लिश में शब्द लाए गए। और वो कौन कौन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मैं आपको बता देता हूँ, और ऐसे आपके पास बुक होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो कह रहे हैं कि लैंग्वेजेज जो कौन कौन लैंग्वेजेज थे, तो आपका इसमें लैंग्वेज था लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच, हिंदी, अरेबिक, इटालियन, उसके बाद आपका जो है वो फर्टिगिज, उसके बाद आपका पर्शियन, स्पेनिश, डच, टर्किश और अफ्रीकन्स। ये अफ्रीकन्स आपका, तो इतने जो था इसमें लैंग्वेज का नाम लिखा है। और कौन कौन वर्ड लिखे गए हैं यह भी आपके बुक में लिखा है। जैसे लेटिन से लिया गया एडॉप्ट, फ्रेंच से लिया गया आपका बैटरी, हिंदी से लिया गया गुरु, पंडित, सारी, ठीक है, अरेबिक से लिया गया सुल्तान। तो ये बहुत सारे आपका जो है बुक में ऑलरेडी दिया गया, आप वहाँ से देखिएगा। मैं अगर सबको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखिएगा बुक से तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो था 15 लैंग्वेजेज जो इसमें दिए गए हैं, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन इस बुक में जो दिया गया है वो मात्र इतना ही आपका जो था क्या हुआ है, दिया गया है। तो अब थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते। अब कह रहे हैं कि ग्रामर, जो ग्रामर था उसमें क्या चेंजेज हुए, कैसे कैसे परिवर्तन हुए, क्या क्या डेवलपमेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। तो ग्रामर की बात कहा जाए तो रैपिड जो चेंजेज, ये सभी जितने परिवर्तन हो रहे थे, चाहे वो आपका मॉडर्न इंग्लिश के स्पीकिंग में हो, राइटिंग में हो, वोकेबुलरी में हो, ग्रामर में हो, ये जो भी चेंजेज हो रहे थे, ये रैपिड चेंजेज की वजह से अब क्या हो रहा था कि ग्रामर्स रिमेंड आपका फेयरली कंजर्वेटिव। बहुत सारे चेंजेस तो हुए, वर्ड बहुत सारे आ गए, लेकिन ग्रामर जो था वो रिमेन फेयरली कंजर्वेटिव, वो जैसा का तैसा आपका रह गया, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए, नई चेंजेज आपका किए गए। दिस फेज मेक द mark more the survival and certain usage of the feature than by the introduction of new form। तो ये रह गए। और उसके बाद क्या कह रहा है कि नॉट अफेक्टेड स्ट्रक्चर, और जो भी वर्ड लाए गए या चेंजेज हुए वह ग्रामर के स्ट्रक्चर को इफेक्ट जो था वह सरकारी उसको प्रभावित या उसमें कोई चेंजेज नहीं किए गए। जैसे आप मान के चलिए, हमें कोई भी ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं, तो रूल में कोई चेंजेस नहीं होगा, रूल तो रूल के हिसाब से है बनता है। हाँ, वर्ड आप चाहे जो भी यूज कर ले, शब्द चाहे जितने आप उसमें इंक्लूड कर ले, चाहे जिस भाषा का आप प्रयोग
कर लें, ठीक है। ग्रामर के रूल में जो हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बात यहाँ पर वही हुआ कि बहुत सारे वर्ड तो आए लेकिन ग्रामर का स्ट्रक्चर जो था वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो स्ट्रक्चर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, जस का तस रह गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब ग्रामर नहीं चेंज होगा, शब्द सिर्फ जोड़ेंगे तो क्या होगा, रीडर्स जो भी पढ़ने वाले थे, लिखने वाले थे, बोलने वाले थे, रीडर्स कैन रीड, तो आसानी से जो था वो इंग्लिश को अब क्या होने लगा, रीडर्स कैन रीड विदाउट डिफिकल्टीज, बिना किसी कठिनाई के आपका जो था परेशानी का रीडर जो था वो इंग्लिश को पढ़ने लगे, समझने लगे, जानने लगे। क्योंकि बहुत सारे मान चले अब क्यों जानने लगे कि ग्रामर वही रहा, सीमित रहा, सिंपल रहा, लेकिन भाषा आपका जो कितने 15 लैंग्वेजेस से ले लिया गया। तो जो 15 लैंग्वेज आपका उस भाषा में चला गया तो 15 भाषा के जो लोग देखेंगे इंग्लिश को तो वो कहेंगे ना कि अरे भाई ये तो शब्द हमारे हैं, हमारे मतलब कि हमारे लैंग्वेज के, हमारे भाषा के ये शब्द है, हमारे देश के ये शब्द है, तो आसानी होगा सीखने में, चाहे वो सीखना पसंद करेंगे, ठीक है। और इस वजह से था लोगों को सीखने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं हुई, आराम से जो था, आसानी से जो था वो आपका रीडर्स जो थे वो इंग्लिश को आपका क्या हुआ, बिना डिफिकल्टी को पढ़ना शुरू कर दिए और वो पढ़ने लगे। अब पढ़ने लगे रीडर्स के डिफिकल्टी एंड वेल नोन द वर्ड्स इन द राइटर, और जब पढ़ने लगे तो आपका इसमें कुछ बात दिया गया, देयरफॉर द रीडर्स कैन रीड द इंटरप्रेट टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड विदाउट मच डिफिकल्टी, ज़्यादा डिफिकल्टी के बिना आसानी से पढ़ने लगे। अब कुछ वेल नोन द लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, और उस टाइम काल के कुछ लेखक और उनके वर्क का नाम दिया गया है, उनके कौन कौन सा उन्होंने बुक लिखा है उसका नाम दिया गया है, उसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से देख कर। कह रहा है कि वेल नोन बहुत अच्छे वर्क्स एंड द राइटर, उनके लेखक ऑफ द एलिजाबेथन एज। हम लोग इस एज को, जिस राइटर को मैं बताने जा रहा हूँ आपका, जिस राइटर का नाम इसमें और वर्क जो दिया गया है, ये सभी जो राइटर हैं वो एलिजाबेथन एज के रहे और इस एज को एलिजाबेथन कहा गया, ठीक है, एलिजाबेथ का, क्योंकि वो कार्यकाल पीरियड टाइम रहा था। तो ऑथर्स में आपका हो गया एडवर्ड एंड स्पेंसर, जिनका वर्क है फेयरी क्वीन। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो, जिसका वर्क है डॉक्टर फॉस्टस। फ्रांसिस बेकन, जिसका वर्क आपका एसे है। बेन जॉनसन, जिसका आपको वर्ब फोन है। और उसके बाद शेक्सपियर, जिनका वर्क जो है वह किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ईटीसी, यह सब जो था वर्क रहा इन राइटरों का। और ये आपका एलिजाबेथन इसके जो ये वर्क रहे थे, तो ये महत्वपूर्ण राइटर रहे थे। तो जब भी अगर पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये राइटर जो थे आपका, ये ऑथर जो थे वो किस टाइम पीरियड के थे, तो किस एज के थे, तो एलिजाबेथन एज हम लोग कहेंगे। आगे और बढ़ा जाता है तो इसमें और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं तो देखते हैं। अब कह रहा है कि अथॉरिटी, इसके आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो इंग्लिश में क्या होता है कि रैपिड चेंजेस, ये तो हुआ ग्रामर में। बाइबल वर्सन एंड द शेक्सपियर राइटिंग हेल्प इन द सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। अब जो था हम लोगों ने शेक्सपियर का नाम सुना कि शेक्सपियर साहब का जो वर्क आने लगा, शेक्सपियर साहब लिखने लगे, ठीक है, जो ऑथर थे धीरे धीरे। तो अब लोग जो था भाषा तो हम लोग समझ ही रहे, अब तक उतना देर से भाषा ही हम लोग समझ रहे थे कि लोगों को आसानी से पढ़ ले रहे थे, दिक्कतें नहीं हो रही थी, कठिनाइयाँ नहीं हो रही थी, ठीक है। तो बाइबल का वर्सन हम लोगों ने मिडिल इंग्लिश में पढ़ा था कि बाइबल का जो था क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया था। तो बाइबल का जो वर्सन था वो, और आपका मतलब ट्रांसलेट वर्जन जो था वो, एंड शेक्सपियर राइटिंग, और शेक्सपियर के जो वर्क थे, विलियम शेक्सपियर के जो राइटिंग स्टाइल थे, हेल्प इन द सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, इंग्लिश को बहुत मदद किए, ठीक है, आगे बढ़ने में, समझने में, हमें समझ हमारी बढ़ाने में इनके वर्क जो था वो बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। अब बताती है ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 16 और 17 सेंचुरी की बात ये हो रही थी। अब बात आती है कि 18th सेंचुरी जब आता है उसमें क्या होता है। तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज। अब देखिए एलिजाबेथन एज के बाद जो है आपका आता है ऑगस्टन एज। बाइबल से वर्सन वाले हम लोग ने देख लिया कि शेक्सपियर के वर्क जो था वह लोगों को बहुत हेल्प किया क्या करने में, तो सिंप्लीफाइंग इंग्लिश करने में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी को, 18वीं सदी को नोन एज द ऑगस्टन एज, हम लोग इनको ऑगस्टन एज कहते हैं, क्योंकि अब जो टाइम पीरियड आ गया था वो किंग अगस्टस से उनके उस वजह से 18th सेंचुरी का नाम जो था वो पड़ा ऑगस्टन एज पड़ा। तो हम लोग ऑगस्टन एज किसको कहते हैं, 18th सेंचुरी को। 18th सेंचुरी को और क्या कहते हैं, ऑगस्टन एज कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ऑगस्टन एज कहते हैं। और फेल्ट नीड, अब इस एज में क्या हुआ कि फेल्ट नीड ऑफ द डिक्शनरी एंड ग्रामर, हम लोगों ने क्या देखा इसके पहले वाले आपका
जो था वो 16 to 17 सेंचुरी में कि वर्ड तो लिए गए लेकिन ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं हुए, ग्रामर जो था वो जस का तस रह गया, तो लोगों को दिक्कतें नहीं हुई। लेकिन जैसे 18 सेंचुरी धीरे धीरे हमारा जो था समय बीता, 18 सेंचुरी की जब बात आती है, 18 सेंचुरी आता है, तो उस समय जो था आपका किस चीज़ का, तो वो नीड ऑफ द डिक्शनरी और ग्रामर की हमें आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अब जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शब्द अगर यूज बढ़ जाता है, वर्ड अचानक बढ़ जाते हैं, तो उसको अरेंज करके चलाने के लिए हमें तरीका चाहिए। किसी को कहीं यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 18 सेंचुरी के एज को किसकी ज़रूरत पड़ी, तो ग्रामर का और आपका जो था डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ी। तो उस समय अब क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। एंड नेसेसरी, और इसीलिए कहा भी जाता है कि एक हॉट एक लोग सुनते हैं, हमेशा कहा जाता है तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और सही जो है वो क्या है, आविष्कार की जननी है। और यह सिद्ध होता है, प्रूव टू बी द करेक्ट, सही सिद्ध होता है कब, 1755 में आपका जो था 1755 ईस्वी में आपका इसमें जो था वो टाइम डिक्शनरी, ठीक है, करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर पॉसिबल। और इसी की वजह से था आपका, थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसके बाद, कि करेक्ट यूजेज ऑफ 18th सेंचुरी ऑगस्टिन में तो ग्रामर और डिक्शनरी की जरूरत पड़ी। एंड द पीरियड एंड द स्पेलिंग ऑफ द स्टैंडर्डाइज एंड करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर एंड बिकम द पॉसिबल। और तब जो मतलब कि ग्रामर आया या जो भी हुआ डेवलपमेंट हुआ, उसके वजह से जो था बहुत अच्छे ढंग से बहुत करेक्ट इंग्लिश यूज होने लगा। मतलब इधर उधर अब ऐसा नहीं रहा कि किसी तरह ग्रामर का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहा, बिल्कुल करेक्ट वे में होने लगा। और ये जो था आपका ग्रामर की जो आवश्यकता पड़ी, तो मैं आपको कुछ मिटाकर जो बातें लिखता हूँ, क्योंकि इसमें जो था वह अट नहीं पाया, या एक बार ऐसे लिख ही देता हूँ आपको, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने कुछ चीज़ों को इरेज कर दिया, जगह कम था थोड़ा सा, बोर्ड जो है वो छोटा पड़ जा रहा है। मैं अभी फ़िलहाल में चाहूँगा समय के हिसाब से कि बोर्ड को चेंज करूँ, लेकिन तब तक काम जब तक चल रहा है वो चले। तो आप देखिए, अब ग्रामर और जो था डिक्शनरी की यूज जो जरूर आवश्यकता पड़ी, तो एक व्यक्ति का नाम दिया है। जब ये टाइम आता है 1755, मतलब 1755 ईस्वी में, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे, उन्होंने क्या किया कि 7 वर्ष कड़ी मेहनत करने के बाद, 7 ईयर, मतलब कि वो पहले से कर रहे होंगे, पब्लिश जो था इस समय हुआ, इस समय की बात है आपका, कि इस समय जो सैमुअल जॉनसन पब्लिश 1755 में वो पब्लिश किए, ठीक है क्या, तो एक उनका ये था जॉनसन पब्लिश द डैश विच इज द कंटेंट, एक उन्होंने डिक्शनरी पब्लिश किया जिसका क्या नाम था, ये डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने उस ग्रामर का ही, उस बुक का ही नाम रखा ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेजेज, जिसमें कितने वर्ड थे इंक्लूड उन्होंने कराया था, तो 40,000, ठीक है, आपका 40,000 वर्ड उसमें थे, जिसको वह 7 वर्ष कड़ी मेहनत के बाद जो थे वो हम आपको पब्लिश कर पाए थे 1755 में। और द वर्क took 7 years to complete, and the second need was fulfilled by the 18th century grammarian some of these grammar books। और बाद में जो था कुछ चीज़ें जो ग्रामर में, मतलब कि ये तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन साहब का तो पहला डिक्शनरी था, बाद में बहुत सारे ग्रामेरियन हुए, ये वैज्ञानिक आपका ग्रामेरियन जो भी हुए, ठीक है, तो उनके हिसाब से बहुत सारा वर्क पब्लिश होने लगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, तो सब लोग जानने लगे भाई किस चीज़ का डिमांड है, क्या आवश्यक है, उस हिसाब से डेवलपमेंट होने लगा। तो बहुत सारे जो था वो ग्रामेरियनों ने अपने अपने बुक को पब्लिश किया, जिसमें इसमें लिखा गया विलियम लॉन्गटन आपका 1734 में प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग, जोसेफ प्रेस्टली का है द रिड्यूमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, रॉबर्ट लोर्थ का है द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जेम्स बुचानन का है आपका द ब्रिटिश ग्रामर, एंड द लिंडले म्यूरी का जो है वो इंग्लिश ग्रामर। तो यह जो थे कुछ राइटर, कुछ ग्रामेरियन जो थे, अपने अपने ग्रामर के बुक को पब्लिश किए। और जब इतना बुक आ गया, इतना आपको जो था वो पब्लिश हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हमें बिल्कुल करेक्ट यूजेज जो था वो इंग्लिश का पता हो जाएगा, और हम लोग करने लगे। दिस ग्रामर्स हैज 3 मेन ऑब्जेक्टिव। अब ये जो भी ग्रामर पब्लिश किए गए, जो भी मैंने अभी आपका 5 1 6 के 6 ग्रामेरियन का और उनके ग्रामर का नाम जो रखा, तो ये इसका उद्देश्य क्या था मुख्य रूप से, तो ग्रामर हैड द 3 मेन ऑब्जेक्टिव, इनका 3 मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, 3 इस ग्रामर का जो था आपका, ग्रामर का 3 जो था वो 3 ऑब्जेक्टिव था, 3 ऑब्जेक्टिव, ठीक है,
तीन ऑब्जेक्टिव क्या क्या था भाई? तो ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक कह रहा है टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, टू कोडिफाई रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। पहला था कि कोडिफाई का मतलब होता है उसको आपका मतलब कोडबद्ध ढंग से बनाना, अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से, ठीक है। अब कोडिफाई का शुद्ध हिंदी होगा कि उसको अरे पॉइंट वाइज में बनाना, समझना, ठीक है। तो कोडिफाई जो था आपका, कोडिफाई रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। और उसके बाद कह रहे हैं कि सेकेंड जो था टू डिस्कस, सेकेंड जो था वो क्या था? तो डिस्कस पॉइंट एंड द डिसाइडेड केसेस ऑफ द डिवाइडेड यूजेज। एक तो पॉइंट एंड डिवाइडेड यूजेज, इसका जो अलग अलग जो यूज था, डिवाइडेड यूजेज, इसको ठीक करना, यूजेज। और थर्ड वन जो था आपका, तीसरा जो था वो क्या था? एंड द फाइनली टू द प्रिस्क्राइब रूल फॉर द करेक्ट यूजेज। और तीसरा जो था प्रिस्क्राइब करना, कि माने लोगों को नियम दिया जाए भाई, एग्जैक्ट नियम दिया जाए, सही नियम दिया जाए। प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर आपका करेक्ट यूजेज, ठीक है, करेक्ट यूजेज। ये तीन मुख्य जो था आपका इंग्लिश जो था ग्रामर जो बुक बना, उसका मुख्य उद्देश्य था इंग्लिश डेवलपमेंट में। आगे और थोड़ा सा देखते हैं। मोड एंड मेथड, मेनी ऑफ द कंजर्वेशन नाउ एक्सेप्टेड इन द प्रेजेंट डे ग्रामर वर ओरिजिनली स्टेटेड इन दिस बुक। और ऑलरेडी इस बुक में दिया हुआ है, जिसका हम लोग आज ही प्रयोग करते हैं। अब इन सबों को समझने और बुझने के बाद अब क्या होता है, बात आती है कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या निकला। हम लोग इतना जो पढ़े समझे, या 18th सेंचुरी या मॉडर्न इंग्लिश का जो था, इतना ग्रामर वोकेबुलरी जो था, वर्ड लिया गया, बोरो किया गया, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? तो 18th century grammarians shared the spirit of the age to the established order in the languages that after that they saw a chaotic periods of the expansion experiment। अब इन लोगों ने जो भी क्या देखा कि 18th सेंचुरी में जो था वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर इन लैंग्वेजेस, भाषा का मतलब एस्टैब्लिशमेंट हो, सही चीज़ का पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, उसका विस्तार हो, उसका एक्सपेरिमेंट हो, हमेशा होता रहे। दे फेल्ड दैट द ग्रामर कुड बी द मीन्स टू प्रिजर्विंग द लैंग्वेज एंड कंसिडर their role to authoritative, but there existed different opinion among the writers and grammarian। अब देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा बाद में क्या होता है कि इंग्लिश को जो बनाया गया कि लैंग्वेज को बचा कर रखा जाए, इसको ठीक से कर रखा जाए, ज़्यादा दिन तक चले यह, लेकिन देयर रूल्स, इनका रूल जो हो वो आपका ऑथेंटिक हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, सही हो, तो इसके हिसाब से तो सही रहा। लेकिन देयर एग्जिस्टेड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग द राइटर एंड ग्रामेरियंस, but existed differences of opinion। लेकिन अब क्या हुआ कि अलग अलग ग्रामेरियन का अलग अलग मतलब वो लोग बुक जो निकाले, आज भी है ऐसा कि बहुत सारा उसमें क्या होने लगा, वो डिफरेंसेस होने लगे आपका ओपिनियन में। लोगों का अपना अपना आपका जो था कि हाँ ऐसा ना ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो लोग बाद में लोग ठीक किए होंगे अपना कि नहीं, इसी पर मतलब जैसे मान चलिए कि हम लोग का कैलेंडर कुछ कहता है, पंडित जी कुछ कहते हैं, कभी कभार कोई चीज़ हम लोग भविष्यवाणी करना होता है, चेक करना होता है, तो हम लोग नहीं मानते हैं कि आज होगा, कल होगा, कब से होगा, तो हम लोग इसी कारण दोनों पर सहमति बन जाती है। चाहे गांव के लोग एक जगह सहमति कर लेते हैं कि इस दिन हमें इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, हम लोग मनाते हैं, उसी तरह लोग अपना एडजस्ट किए होंगे। दिस स्टोरी अबाउट द चेंजेज, अब दिस स्टोरी का मतलब जितना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, दिस स्टोरी अबाउट द चेंजेज, या जो परिवर्तन हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लार्जली टुक प्लेस विद इन एरिया कॉल्ड द ब्रिटिश आइलम, ठीक है, आपका आइलम। अब कह रहा है कि सॉरी आइसले, ठीक है, कह रहा है कि प्लेस विद इन द एरिया कॉल्ड द ब्रिटिश आइसलेसेस, इसको कहा गया आइसलेस। आफ्टर द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के बाद, द इंग्लिश लैंग्वेजेज स्टार्टेड लिविंग द शोर ऑफ इंग्लैंड। लेकिन 18 सेंचुरी जब बीतता है, 18th सेंचुरी आफ्टर, ठीक है, आफ्टर जो था वो 18th सेंचुरी धीरे धीरे इंग्लिश क्या करता है कि शोर ऑफ इंग्लैंड को किनारा को छोड़ता है। मतलब ऐसा नहीं, वहाँ तक अब तक वो लिमिटेड था, सीमित था, लेकिन वहाँ से क्या होता है, वो बढ़ता है, किनारा को छोड़ता है। एंड मेनी सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और इंग्लैंड के किनारा को छोड़ देता है
सॉरी कुछ छूट गया, एंड इट ट्रेवल टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वाज सुन टू बिकम एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। और इंग्लैंड से जो वहाँ से छूटा और बढ़ा चारों तरफ आगे, तो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, यह जो था ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आज सुन बिकम एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इसके बीच में मैंने बताया था। ऐसा जो था हुआ, यह वर्ल्ड की उपाधि ले लिया, विश्व ख्याति की उपाधि ले लिया। और इसके पीछे कारण क्या रहा, तो कारण रहा कि मेनी सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए बहुत सारे पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट जो था वह आपका क्या रहा, रिस्पॉन्सिबल रहा, जिम्मेवार रहा, इसको मतलब विश्व लेवल तक फैलाने में। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, देखिएगा जब से मोबाइल आ गया है तब से कोई भी इवेंट किसी भी गांव मतलब बिल्कुल कहीं भी मतलब दूर दराज जहां पर कोई सुविधा नहीं है, अगर मोबाइल चला गया है और किसी के पास कोई टैलेंट है तो वो उभर कर बिल्कुल एक दिन में लोगों के सामने आ जा रहा है। तो यह मीडिया का ही देन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का ही देन है। तो उसी तरह जो था आपका ये जो सोशल पॉलिटिकल इवेंट होने लगे तो उसकी प्रसिद्धि होने लगी। दिस द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड। और यहाँ से जो मतलब वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज में जब इसकी पहचान होती है इंग्लिश का, तो यहाँ से इंग्लिश फेज 2 शुरू होता है। आपको शुरू में मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा था कि मॉडर्न इंग्लिश को भाग 1 और भाग 2 में बांट दिया गया। तो भाग 1 यानी कि पार्ट 1 में जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, लेकिन 18वीं सेंचुरी के आफ्टर 18वीं सेंचुरी के बाद जैसे जो था इंग्लैंड से इंग्लिश जो था वह दूसरी जगह पहुँचता है, पूरे विश्व तक पहुँचता है और उपाधि ले लेता है वर्ल्ड लैंग्वेज का, ठीक है। तो इसी को हम लोग सेकेंड पार्ट कहें, इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड कहा गया। द एक्सपेंशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश का और भी विस्तार और इसका जो था विविधता ऑफ इंग्लिश इन द 19th एंड 20th सेंचुरी इज डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में यह चैप्टर कह रहा है आपका 5th चैप्टर कि 19वीं और 20वीं सदी में इंग्लिश में क्या इसका विस्तार रहा, क्या इसकी विविधताएं रही, क्या इसका चेंजेस रहा, क्या इसका डेवलपमेंट रहा। इस चीज़ों को लिए फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप, आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो आपको जाहिर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा जैसे मैं बनाता हूँ वीडियो और बनाता रहूँगा। और मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।